परम पूज्य स्वामी रामदेव महाराज की, परम पूज्य बाल कृष्णाचार्य जी की। ओम 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 ओम। ओम ओम। अभी माइक चेक कर लेंगे जरा अपना, उधर से आप भी देख लीजिए जरा। हेलो 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 हेलो। ठीक। हेलो हेलो। ओम हेलो। आपका ठीक है। हेलो जी ठीक। हेलो हेलो। जी आज की परिचर्चा एक खास संवाद को लेकर के है। पहले मैं थोड़ा सा अवगत करा दूं। और परिचर्चा का मुख्य विषय है कि योग को लेकर के अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों में योग की अवधारणा। और क्योंकि पीछे जो 2 दिन के अंतराल में जो प्रश्न और जो भ्रम और कई तरह की जो अवधारणाएं पैदा हुई हैं, तो उसके संबंध में एक राष्ट्र और विश्वव्यापी एक संदेश लोगों तक जाए, उस संदर्भ में यह परिचर्चा रखी है, एक संवाद रखा है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, एक संवाद है। और इस संवाद के केंद्र में हम प्रथम बात करेंगे, और उस बात के करने के बाद आपके साथ भी हम संवाद करेंगे, अर्थात हमारे पत्रकार भाई और जो भी, क्योंकि हमने ज़्यादा पब्लिक इसलिए अभी नहीं बुलाई थी कि एक बहुत ही सकारात्मक परिचर्चा, एक सकारात्मक संवाद यहाँ पर रखा गया है। यहाँ कोई, लेकिन उसके बीच में जो विवाद, जो भ्रम, जो अवधारणाएं जो पैदा हुई हैं, उनके संदर्भ में खुला दृष्टिकोण सबको मिले। तो हम जब ये परिचर्चा होगी उसके दौरान जब हम आवश्यक समझेंगे, और अंत में तो होगा ही होगा, आपका क्रम भी आएगा, तो हमारे जितने भी यहाँ पर श्रोता हैं और जो दर्शक हैं, हम अपने पत्रकार भाइयों को भी इस परिचर्चा में सम्मिलित करेंगे। हमारे इस काठमांडू के जो संभ्रांत प्रबुद्ध नागरिक हैं, वो भी इस संवाद में सहभागी हो सकेंगे। जहाँ कोई भी इस तरह का प्रश्न हो, आप एकदम खुले मन से, लेकिन आदरपूर्वक, मैं इस बात को कहूँगा कि अभी जो ये संवाद है, ये कई माध्यमों से पूरे विश्व पटल पर जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए, आस्था चैनल तो इसको दुनिया के 200 देशों में लाइव कर रहा है। आस्था के साथ साथ ये तो हमारा, क्योंकि मुख्यतः हमारा संदेश प्रतिदिन उससे करीब दुनिया के 10 करोड़ लोगों तक जाता है। फिर इंडिया के जो शीर्ष चैनल हैं, चाहे वो आज तक है, चाहे वो स्टार न्यूज़ है, चाहे इंडिया टीवी है, चाहे जी न्यूज़ है, चाहे वो IBN 7 है, चाहे और तमाम वहाँ के जो छोटे बड़े न्यूज़ चैनल्स, उन सब तक ये फीड आस्था की हमने वहाँ तक दी है। और शायद क्रांतिवीर चैनल भी, कांतिपुर चैनल आपका जो नेपाल का, वो भी इसको सीधा प्रसारित कर रहा है। तो इस तरह का ये संवाद का जो बिंदु है, बाकी सभी हमारे, माफ़ करना, मैंने इसलिए, मेरे को एक संज्ञान में लाया गया था कि वो सीधा प्रसारण कर रहा है, इसलिए एक चैनल का नाम बोला, नेपाल का। बाकी भी हमारे जितने भी नेपाल के चैनल हैं, सबके कैमरे इस बात के साक्षियों लगे हुए हैं। और लोगों तक, क्योंकि करीब लगभग 30,000 लोग इस शिविर में सहभागी बन रहे हैं, और ओपन सत्र में हो सकता है 50,000 से 1 लाख तक छात्रों का, बच्चों का एक कैंप रखा है, और एक ओपन पब्लिक के लिए। तो ये करीब प्रत्यक्ष रूप से इस मैदान पर आकर के करीब 1 लाख से ज़्यादा, 1.5 से 2 लाख के बीच भाई बहन यहाँ इस मैदान में आने वाले हैं, जो विशाल मैदान यहाँ तैयार हुआ है। और परोक्ष रूप से मैंने कहा कि करोड़ों लोग, 10 करोड़ के करीब तो आस्था के माध्यम से और दूसरे माध्यमों से इस योग को सीखने वाले हैं। तो हम इस परिचर्चा के बारे में हमने थोड़ी सी पहले जानकारी दी कि प्रश्न आप पूछें बहुत तहजीब के साथ, तहजीब शब्द मैंने उर्दू का बोला है, अर्थात आदर के साथ प्रश्न पूछें। कोई जो है किसी को आहत करने के लिए या किसी को टारगेट करके प्रश्न ना पूछें, अर्थात आपको आदरपूर्वक, तहजीबपूर्वक, आप सभ्य भाषा में भी आप अपने
मन के भाव रख सकते हैं और बड़े कटु प्रश्न कर सकते हैं आपके ये मन में यदि कोई शंका है तो उस तरह से मैंने एक थोड़ी सी रूपरेखा आपके बीच में रखी। और अभी मुझे लगता है समय भी 2-3 मिनट बाकी है। इधर रख दें, बाद में दे दें। थोड़ा सा आगे हो जाए। थोड़ा सा आगे हो जाएंगे, थोड़ा सा। एक तो वाइट और एक फिर सिंगल ऐसा है ना। अभी मैं एक बात और बीच में कह दूं कि थोड़ा सा प्रसारण में कोई दिक्कत ना हो तो जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो आप साइलेंट पे कर लें तो बेहतर होगा। सभी से एक बार मेरा विनम्र आग्रह है। ओम। आज हम सब जिस संवाद के लिए, परिचर्चा के लिए यहाँ पर इस काठमांडू के इस पवित्र भूमि के टुंडिखेल मैदान में एकत्रित हुए हैं, वास्तव में जिस योग ने पूरे मानव का कल्याण किया है और मानवता के लिए एक नई दिशा प्रदान की है, उस सार्वभौमिक और वैज्ञानिक जो सत्य सिद्धांत है, वास्तव में योग से हम शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक जो संताप हैं, व्यक्ति के जो रोग हैं, कष्ट हैं, उससे भी योग के द्वारा हम मुक्त होते हैं। और योग के द्वारा हम स्वास्थ्य का जो स्वावलंबन है, आत्मनिर्भरता है, हम उसको भी प्राप्त करते हैं। यह यहाँ बैठे हुए सभी यहाँ के प्रतिष्ठित भाई बहनें एवं मंचासीन इस नेपाल देश के प्रतिष्ठित राजनीतिक पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण भी भली भांति जानते हैं कि इस योग विधा के प्रति पूरे नेपाल के अंदर कितनी अभिरुचि है, कितनी निष्ठा है, कितनी लगन है। उसका ही परिणाम था कि विगत 3-4 वर्षों से श्रद्धेय स्वामी जी के कार्यक्रम के लिए अत्यधिक लोगों की इच्छा थी, उन सब का आग्रह था। उसका ही परिणाम था कि श्रद्धेय स्वामी जी ने यहाँ पर इस विशाल योग शिविर के आयोजन के लिए सहमति, स्वीकृति और अपना आशीर्वाद इस पूरे देश के लिए और यहाँ के वासियों के लिए प्रदान किया। ये सब हम सब के लिए एक गौरव की बात थी। जब कार्यक्रम प्रारंभ होना हुआ, आज प्रातःकाल कार्य यह शिविर प्रारंभ हो जाना था, परंतु हम जानते हैं कि शिविर को लेकर के कुछ ऐसे प्रश्न और विवाद खड़े हुए और कुछ ऐसी शंकाएं हुई, कुछ जिज्ञासाएं भी पैदा हुई और कुछ परिस्थितियां भी बनी कि योग के प्रति जो अभिरुचि रखने वाले लाखों जो लोग हैं, उनको उस बात से उनकी भावनाएं आहत भी हुई। प्रातःकालीन सत्र में आज यह शिविर प्रारंभ भी ना हो पाया और उसको लेकर के कुछ भ्रम भी पैदा हुए, परंतु इस योग को
सभी लोग ये चाहते थे कि यहाँ पर होना चाहिए, फिर भी कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि आज प्रातःकाल वो क्लास नहीं हो पाई। इसी संदर्भ में जो उसको लेकर के जो भ्रम है, जो संशय है, जो एक संवादहीनता है, या पूरे विश्व के अंदर जो एक नकारात्मक मैसेज जा रहा है, उसके लिए कि जैसे कि आज हमारे भारतीय चैनलों में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के जान को खतरा है या वहाँ वो असुरक्षित हैं, इन सब बातों को लेकर के जो हमारे यहाँ के जो राजनीतिक पार्टी के प्रतिष्ठित महानुभाव जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, मेरे बाईं ओर माननीय श्री अर्जुन सिंह केसी नेपाली कांग्रेस के केंद्रीय सदस्य हैं, और बराबर में जो बैठे हुए हैं हमारे डॉक्टर बंशीधर मिश्र जी जो केंद्रीय सदस्य हैं एमाले पार्टी से, और मेरे दाईं ओर हैं जो बैठे हुए हैं पहले माननीय श्री कृष्ण कुमार महाराज जी जो पार्टी प्रवक्ता हैं और संसदीय दल के नेता भी हैं जो माओवादी के, और मेरी दाईं ओर जो किनारे पर बैठे हुए हैं माननीय श्री NP साउद जी जो केंद्रीय सदस्य हैं नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक के। तो इस देश के प्रतिष्ठित जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके जो सम्मानित नेतागण इस मंच पर विराजमान हैं। सभी लोगों की ये हार्दिक अभिलाषा है, इच्छा है, सभी लोगों की योग के प्रति अनन्य निष्ठा और भक्ति है, क्योंकि योग एक जीवन जीने की कला है। योग एक मनुष्य को निरोग रखने के लिए, देश की समृद्धि और उन्नति को प्राप्त करने के लिए एक सशक्त माध्यम और साधन है। इसको आप सभी बखूबी स्वीकार करते हैं, फिर भी किन्हीं भ्रम के कारणों से उस क्लास को, उस आज की जो योग शिविर आज प्रारंभ होना था वो हो नहीं पाया। इसको लेकर के हमें ही नहीं, आप सहित सभी जो शिविरार्थी भाई या पूरे विश्व के अंदर जो श्रद्धेय स्वामी जी के जो करोड़ों भक्त हैं उनकी अंतर आत्मा ही आहत नहीं हुई, अपितु यहाँ की जो प्रतिष्ठित ये राजनीतिक पार्टी के जो नायक हैं, नेतागण हैं, उनको भी कष्ट हुआ। तो इस मंच के माध्यम से आज हम पूरे विश्व को इस संदेश को देना चाहते हैं कि अभी हमारे माननीय महतो जी जो हमारे यहाँ के राजेंद्र महतो जी आपूर्ति मंत्री भी हैं, नेपाल सद्भावना पार्टी के, आप भी पधार गए हैं। तो सबका जो सबकी पीड़ा थी, सबका जो कष्ट था कि पूरे विश्व के अंदर जो एक नकारात्मक संदेश जा रहा था, उसके प्रति अपने भावों को प्रकट करने के लिए जो भी शंकाएं हैं उसको संवाद के द्वारा समाधान करने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो मैं अब इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए हमारे बीच में विद्यमान हैं श्रद्धेय स्वामी जी महाराज। तो योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के ही मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस योग के संदर्भ में इस संवाद को आप आगे बढ़ाएं। मैं देख रहा था बहुत देर से एक मौन सा सधा हुआ था। मैं सोच रहा था कि आज ये विवाद के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं राजनीतिक दलों और राजनीतिक विचारधाराओं से सरोकार रखने वाले भाई। तो मैं चाहूँगा कि एक बार हमारा जो उपस्थित जन समुदाय है, हमारे इन सभी आज के इन अभ्यागत महानुभावों का और अलग अलग राजनीतिक विचारधारा रखते हुए भी योग की विचारधारा में एकीकृत हैं, इसलिए इन सब का एक बार बहुत बहुत साधुवाद। और आज का यह जो विशेष संवाद रखने का भी जो मुख्य कारण बना वो योग और स्वामी रामदेव। जब नेपाल के लाखों योग साधकों की प्रार्थनाओं पर, उनके आग्रह पर, उनके निवेदन पर मैंने नेपाल आने का निश्चय किया और यह कार्यक्रम दिया, और इस नेपाल देश की लाखों की संख्या में जो भाई बहन जो योग कर रहे हैं उनकी प्रार्थना पूर्ण होने का वक्त आया। और जब मैं भारत से प्रस्थान करने लगा तब भारत के भी जो बड़ी एजेंसियां हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उनके फ़ोन आश्रम में आए पतंजलि योगपीठ में कि श्रद्धेय आचार्य शिवाक्षण जी के पास कि आप स्वामी रामदेव जी को नेपाल ना भेजें।
उनको वहाँ खतरा हो सकता है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई इसको इस कोई वाद का केंद्र, विवाद का केंद्र नहीं बनाना चाहता, लेकिन स्वामी जी को वहाँ आप ना भेजें। उसके बाद हमारे जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं हम श्री अजय कुमार आर्य जी, उनके पास में फ़ोन आने शुरू हुए। फिर मुझसे सीधा संवाद होना शुरू हुआ और ये कहा कि देश की जो शीर्ष सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका कहना है कि स्वामी रामदेव नेपाल न जाएं। लेकिन मैंने कहा नेपाल में मेरे लिए कोई भय की बात नहीं है और नेपाल से भारत का एक आत्मा का रिश्ता है, और यदि उसको सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से मैं कहूं तो यदि राम भारत के गौरव हैं तो माता सीता वो नेपाल की गौरव हैं, और दोनों मिलकर के भारतीय संस्कृति बनती है। मैं भारतीय संस्कृति के संदर्भ में बात कहूं तो राम यदि भारत के सांस्कृतिक पुरुष हैं तो वो सीता के बिना अधूरे हैं। और यदि बुद्ध जो है संबोधि प्राप्त करने का एक रास्ता दिखाते हैं तो भगवान महावीर तप और त्याग और संयम और सदाचार और अहिंसा की उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों का संगम नेपाल और भारत के मिलने से होता है। यदि हठ योग के प्रणेता और हठ योग के आविष्कर्ता गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि, कर्मभूमि, जन्मभूमि नेपाल है तो महर्षि पतंजलि भारत के, और दोनों मिलकर के योग को पूरा करते हैं। और यदि बात की जाए हिमालय को प्रहरी कहा जाता है भारत का। यदि भारत का गौरव है हिमालय तो उसका सबसे उच्च शिखर नेपाल में एवरेस्ट होता है। और मेरा संबंध और ये मेरी आत्मीयता जिस व्यक्तित्व के कारण से आगे बढ़ी, मैं उस संदर्भ में भी एक बात कहूंगा। यदि स्वामी रामदेव का संबंध, खून का संबंध भारत की माटी से है तो आचार्य श्री बालकृष्ण के खून का संबंध नेपाल की माटी से है। तो अब ये बीच में जो विवाद पैदा हुआ और उस विवाद का केंद्र, और उसमें भी एक बहुत बड़ा भ्रम और बहुत बड़ा भय इस रूप में कि स्वामी रामदेव की जान को खतरा, और वो भी हमारे माओवादियों से। तो मैं भाई कृष्ण बहादुर जी की तरफ हाथ इसलिए कर रहा हूं कि माओवादियों में अब जो है जब नेताओं का नाम आता है तो शीर्ष स्थान पर हमारे कृष्ण बहादुर जी भी आते हैं। तो हमने कहा भाई ये बात हमें समझ में आती नहीं, हम तो लोगों को जिंदगी देते हैं, हमारे खून का प्यासा आखिर कैसे कोई हो सकता है। तो हमने अपने आयोजकों को इस काम के लिए लगाया कि भाई जो है हमारा सीधा संवाद तो नहीं हुआ है। मैंने अखबारों में बहुत बार पढ़ा है कि नेपाल की जो कम्युनिस्ट विचारधारा से वास्ता रखने वाले लोग हैं वो योग करते हैं। तो मेरे मन में अंतर हृदय में ये भाव थे कि जब भारत के सभी राजनीतिक विचारधाराओं से सरोकार रखने वाले भाई बहन योग करते हैं तो नेपाल में भी कर रहे होंगे। तो हमने अपने भाई शालिग्राम जी को इस काम के लिए लगाया। फिर उन्होंने श्री राम जी को ये दायित्व दिया कि भाई आप जो है जो कम्युनिस्ट विचारधारा से वास्ता रखते हैं उनसे संवाद करें। और हमने कहा कि हम सीधे बात करना चाहते हैं कि आखिर ये बात कहाँ से उठी और इसके पीछे के तथ्य और सत्य क्या है, इनका पता लगाया जाए। और यदि किसी को मेरे खून की ज़रूरत है तो मैं तो वर्ष में 1-2 बार वैसे ही रक्तदान करता हूं। तो मेरा किसी को स्वामी रामदेव की जान को जिससे खतरा होगा तो मैं तो वहां खुद ही हाजिर हो जाऊंगा। तो ऐसा ये बात आखिर उठी कहां से है। और जब संवाद हुआ तब पता लगा कि ये जो भ्रम था और जो ये भय था और ये जो विवाद था, शायद इसके पीछे कोई और कुछ ना कुछ षड्यंत्र है। और उस षड्यंत्र के बारे में मैं शब्द तो इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि यदि माओवादी विचारधारा रखने वाले लोग स्वामी रामदेव के खून के प्यासे होते, स्वामी रामदेव की जान को खतरा होता उनसे, तो आज मेरे साथ भाई कृष्ण बहादुर जी मेरे दाईं ओर नहीं बैठे होते। और बाईं ओर हमारे
जो है एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी के भाई डॉक्टर बंशीधर जी, जो स्वयं एक एमबीबीएस डॉक्टर भी हैं, वो यहां बैठे नहीं होते। अब बात आती है कांग्रेस की, इसलिए हमने सबको, यहाँ की मुख्य राजनीतिक विचारधारा रखने वाले अलग अलग पार्टियों के शीर्ष व्यक्तित्वों को यहाँ पर आमंत्रित किया कि आखिर ये भ्रम कैसे पैदा हुआ, और कम से कम खाली एक बात एक योग की नहीं थी, एक बहुत बड़ी बात भारत और नेपाल के मैत्री संबंधों की भी थी। मैं चाहता हूं कि ये योग का शिविर मात्र शिविर तक सीमित ना रहे, हरिद्वार की तरह एक पतंजलि योगपीठ या नेपाल में भी बने। योग और आयुर्वेद पर अनुसंधान का काम नेपाल में भी आगे बढ़े, इससे यहाँ के लोगों को आरोग्य तो मिलेगा ही मिलेगा। आयुर्वेद के विकास होने से, और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां का जो मुख्य क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र है, और आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिलता है तो उससे सैकड़ों करोड़ रुपए का रेवेन्यू नेपाल के लोगों तक जाता है और उनको उनकी समृद्धि में वो मददगार होता है। और जहां तक योग की प्रामाणिकता का प्रश्न है, हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री ने अभी तक हमने जो योग के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च किया, मैं हमारे डॉक्टर बंशीधर जी, क्योंकि उनका मेडिकल लाइन से संबंध है, ये जो पुस्तक है, हम अपने सभी आज के जो अभ्यागत अतिथि हैं इनको हम ये पुस्तक जो है आज ही प्रेजेंट करेंगे। तो हम अपने जो कार्यकर्ता हैं पतंजलि योगपीठ के, उनको हम आग्रह भी करेंगे कि पुस्तक भी तैयार रखें। और आप हिंदी में पढ़ना पसंद करेंगे अंग्रेजी में? तो हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है, तो ले आएंगे और हम आपको ये पुस्तक भी देंगे कि हमने जो योग के ऊपर, जो प्राणायाम के ऊपर काम किया। क्योंकि आज हमारा मुख्य जो बिंदु है वो प्राणायाम से क्या होता है, ये कल से हम इसके ऊपर ज़्यादा बात करेंगे। लेकिन मैं एक सामान्य बात कहता हूँ, ये जो विशाल ग्राउंड यहाँ पर आज, यहाँ नेपाल के में काठमांडू का करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का एक ग्राउंड है, और इस पर कल से योगाभ्यास शुरू होगा। जो यहाँ मोटे भाई आएंगे उनका इन आने वाले 5 दिनों में 4-5 किलो से लेकर के 8-10 किलो तक वेट कम होगा। अर्थात लगभग हम 1 लाख किलो यहाँ पर नेपाल के भाई बहनों का कम करके जाएंगे। एवरेज आधा किलो से 1 किलो तक शुरू के दिनों में रोज कम होता है वेट, और हम यहां ये प्रत्यक्ष करके जाएंगे। मैं ये सरकार की 5 वर्षीय घोषणा ही नहीं कर रहा हूं, और सरकार की घोषणाओं का क्या हश्र होता है उसके साक्षी हमारे राजनीतिक बंधु, इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता हूं। लेकिन एक बात कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं 5 दिन में आपको करके दिखाऊंगा, 5 वर्षीय घोषणा नहीं कर रहा हूं। लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा तो हम यहां करके बताएंगे। करीब 25% लोगों की मेडिसिन बंद हो जाएंगी केवल 5 दिनों के अंदर। और यहां बीपी और शुगर, मैंने पूछा कि कितना है, बोले बाबा जी यहां बड़े लोगों की एक पहचान बन चुका है, और आजकल तो लोगों की शान बन चुका है। तो हम लोगों का ब्लड प्रेशर क्योर करेंगे, कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तो मेडिकेशन से भी हो रहा था। हम शुगर यहां कंट्रोल ही नहीं करेंगे, शुगर के कॉम्प्लिकेशंस को दूर करेंगे, अस्थमा को क्योर करेंगे, और यहां की और भी बड़ी बीमारियां, उसके ऊपर हम प्रिवेंशन का काम करेंगे। नहीं तो ये समृद्धि में बहुत बड़ी बाधा होती है बीमारी। क्योंकि मैं भारत के संदर्भ में देखता हूं, वहां करीब 5 लाख करोड़ रुपए प्रतिवर्ष खर्च होता है, तो नेपाल की आबादी के हिसाब से यहां पर भी कई हजार करोड़ रुपए यहां के आरोग्य सेवाओं में खर्च होता होगा। वो पैसा यदि देश के विकास में, समृद्धि में खर्च होगा, तो नेपाल का भी जो विश्व के मानचित्र में नाम है वो गरीब मुल्कों में नहीं, धीरे धीरे विकासशील, और मैं चाहता हूं कि बाद में विकसित देशों में सम्मिलित हो, तो ये अच्छी बात होगी। क्योंकि हर आदमी को आर्थिक स्वावलंबन मिले, और वो आर्थिक स्वावलंबन के लिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य का स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता, जिसकी शुरुआत श्रद्धेय श्री आचार्य ने अपनी बात से की थी। क्योंकि लोग यदि स्वस्थ होंगे तो उनकी उत्पादकता बढ़ेगी, गुणवत्ता, सृजनात्मकता, सकारात्मकता बढ़ेगी, उनकी सहनशीलता बढ़ेगी, और सामाजिक समरसता भी कायम होगी। तो ये बात खाली बीमारियों तक सीमित नहीं है। हमने कैंसर को ठीक किया है, हमने हेपेटाइटिस को क्योर किया है, हार्ट के ब्लॉकेज को ओपन किया है, और मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि यहाँ की आम जनता ही नहीं, यहाँ के सीनियर हार्ट सर्जन खुद प्राणायाम करते हैं और अपने पेशेंट्स को करने के लिए कहते हैं। हमारे एक डॉक्टर का क्या नाम है, डॉक्टर भगवान जी सहित तमाम डॉक्टरों का मुझे यहाँ बताएं कि स्वामी जी भगवान कोइराला जी,
तमाम डॉक्टर साहिबान बोला हम खुद योग करते हैं, पेशेंटों को कराते हैं, जिससे कि यहाँ के लोगों को दवाइयों अनावश्यक दवाइयाँ ना खानी पड़े, अनावश्यक ऑपरेशन ना कराने पड़े। बहुत बड़ा एक सकारात्मक वातावरण यहाँ नेपाल की धरा पर है। लेकिन उसमें जो भ्रम और विवाद पैदा हुए उनका आज इस शाम से अंत हो रहा है, और कल भोर से लगभग 30,000 से भी ज्यादा भाई बहनों के साथ हम यहाँ योग प्रारंभ करेंगे। और खाली सुबह ही योग नहीं करेंगे, सुबह का एक सेशन मिस हुआ है। अब वो जिन भूलों के कारण से हुआ है उनका जवाब आप मेरे दोनों तरफ साहिबान बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। लेकिन वो भूल जो है, वो भूल चूक लेनी देनी हमारे यहाँ पर एक आम भाषा में कहा जाता है। अब तो जो है सुबह का भूला शाम को भी घर लौट आए, तो ये समझदारी होती है। और कल सुबह से ही यहाँ शिविर शुरू नहीं होगा। मैं कह रहा था एक सेशन मिस हुआ है मॉर्निंग का, हम इसके बदले 2 सेशन दे रहे हैं। शाम को एक बच्चों के लिए ओपन सेशन होगा, जिसमें 40-50 हजार बच्चे यहाँ पर आकर के योग सीखेंगे। जो 24 तारीख की शाम को 4:30 बजे से बच्चों के लिए, और 25 तारीख की शाम को ओपन पब्लिक के लिए 50,000 से लेकर के 1 लाख तक पब्लिक यहाँ आएगी। और एक योग का एक नया संदेश पूरे विश्व पटल पर इस काठमांडू की धरा से, इस नेपाल की धरा से जाएगा। तो आगे के जो प्रश्न और उनके जो विवाद के जहाँ से केंद्र बिंदु शुरू हुए, और आज वो सारा अंधेरा छट गया है। और जिस तरह से पूर्व से सूर्य उदय होता है, और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है और एक आनंद है। भारत वाले कहते हैं जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, और जहाँ सबसे पहले सूरज डाले अपना डेरा, उस प्रार्थना के एक शब्द होते हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए गर्व है कि भारत से पहले सूर्य उदय नेपाल में होता है। तो नेपाल की धरा से सूर्य उदय होता है, और ये जो ज्ञान जब सूर्य सबके लिए है, चाहे वो नेपाल की धरा से उदित हुआ हो यहाँ से, तो ये योग का ज्ञान भी पूरी मानवता के हित के लिए है। उसमें जो भ्रम पैदा हुए और भ्रम का जो मुख्य केंद्र बनाया गया, उससे बहुत आहत हुए हमारे भाई कृष्ण बहादुर जी सहित हमारे भाई श्री प्रचंड जी भी। हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री माननीय आदरणीय प्रचंड जी से भी आज संवाद उन्होंने किया, और उनको भी आरोग्य के बहुत से टिप्स दिए। और आप सबकी जानकारी के लिए मैं इस बात को बता रहा हूँ कि हमारे भाई श्री प्रचंड जी ने भी शिविर में आने के लिए हामी भरी है। एक दिन के शिविर का, शाम के शिविर का खुद आकर के उसका दीप प्रज्वलन के द्वारा उद्घाटन करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले जो है माओवादी, ये नाम आते ही बहुत से लोगों को ऐसा लगता है हे राम, तो ये माओवादी शब्द जो है, क्योंकि हमारे भाई कृष्ण बहादुर से जुड़ा हुआ है, और ये खुद भी बहादुर हैं। तो मैं भाई कृष्ण बहादुर मेहरा जी से, जो बहुत ही विनम्र और सुशील और बहुत ही सजग, जागरूक और शांति धर्म और क्रांति धर्म इंसान है। मैं तो दोनों की उपासना करता हूँ। मैं कहता हूँ जिस व्यक्ति में क्रांति और शांति दोनों साथ साथ नहीं होती, उसके जीवन में विजय नहीं होती, उसके जीवन में श्री नहीं होती। तो जो है हमारे भाई जब ये प्रणाम भी करते हैं तो क्रांतिकारी प्रणाम करते हैं, और हम तो इसी संस्कृति के उपासक हैं। इदम में ब्रह्म क्षत्रम च, आप ही नहीं, हम भी इसी संस्कृति के उपासक हैं। तो भाई जो है मैं कृष्ण बहादुर जी से कहूँगा कि जब इनको ये सभी मीडिया के माध्यम से जब ये पता लगा कि माओवादियों को इस विवाद में घसीटा जा रहा है, तो इनका अंतर्मन बहुत आहत हुआ। तो वो अपना विचार रखेंगे इस योग के संदर्भ में। सदैव रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी र हाम्रो राजनीतिक पार्टीका सहयोगी मित्रहरू, म सबभन्दा पहिले यो हिंदी में बोलें तो अच्छा रहेगा। अच्छा मैंने आग्रह किया भाई महाराज जी से कि हिंदी में बोलेंगे तो पूरी दुनिया के लोगों को ज़्यादा समझ में आ पाएगा। म हिन्दीमै कोसिस गर्छु। आप हिंदी और नेपाली ओके, ठीक है, मैं हिंदी में ही अपना विचार रखूँगा। सबसे पहले तो मैं नेपाल में स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण लगायत इनके जितने भी टीम हैं सभी को यहाँ
स्वागत करना चाहता हूँ अपनी पार्टी की तरफ से, मेरे व्यक्तिगत तरफ से भी। और मैं इस माने में भी बहुत खुशी हूँ क्योंकि इसके बारे में मुझे बहुत दिन पहले श्री राम जी ने मुझे बताया था कि जब ये योग विज्ञान की यहाँ अभ्यास हो रही है तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। और नेपाल में योग विज्ञान एक चिकित्सा विज्ञान है। ये जैसे स्वामी रामदेव जी ने शुरू से कहा, यहाँ बताया, मैं इसका एक पक्ष है, विज्ञान का पक्ष है जो चिकित्सा विज्ञान से जुड़ी हुई है और स्वस्थ रहने के सर्वोत्तम उपाय मैं ठानता हूँ। इसके बारे में मैं समझता हूँ। इसको लेकर मैं बहुत खुश हुई थी और इसको नेपाल में प्रचार करना, नेपाल में काफ़ी लोग को इसमें एक्सरसाइज कराना, अभ्यास कराना ज़रूरी मैंने समझा था। और मैं अब आज का प्रसंग में जाता हूँ। मुझे जब ये कार्यक्रम का आयोजना हुई थी तो आयोजक की तरफ से हमारा पार्टी अध्यक्ष, हमारे पार्टी के अन्य नेतागण सभी को निमंत्रणा पत्र कार्ड भेजा गया था इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। र कुछ इस योग अभ्यास में, इस योग शिविर में शामिल होने के लिए स्पेशल कार्ड भी दे दिया गया था, जनरल कार्ड भी अभी दे दिया गया है। और कुछ हमारे लोग यहाँ आ रहे हैं खुशी के साथ। मैं ये भी स्वामी जी को बताना चाहता हूँ, हमारे पार्टी के अंदर अभी कार्ड का अभाव हो रहा है। वो उन्होंने जितने हमको उपलब्ध कराया था अभी बहुत छिना झपटी चल रही है और तो इसमें हमारा पार्टी का उत्साह बढ़ रहा है। मेरा कहना का मतलब ये है। तो कल शाम तक हम लोग सब बहुत उत्सुकता के साथ देख रहे हैं कि आज शाम 4:30 बजे हम यहाँ आएंगे। 4:30 बजे सुबह 4 बजे आने के लिए कल शाम को ही हम लोग तैयारी करके सो रहे थे। लेकिन इसी समय मुझे एक फ़ोन आया और कहा कि आज का कार्यक्रम, कल का कार्यक्रम, कल शाम का बात है ये, आज का सुबह का कार्यक्रम स्थगित हो रहा है। तो कहाँ से हो रहा है? तो बताया गया कि यहाँ का सीडीओ से ये जानकारी आ रही है, सुरक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, गृह मंत्री का आदेश है, इसलिए आज कार्यक्रम रोका जाए। तो हमने आश्चर्य व्यक्त किया, ये कैसे हुआ? ये मैंने गृह मंत्री से बात करने की कोशिश की लेकिन मुझे फ़ोन संपर्क नहीं हुआ। उसके लगत ही मुझे हमारा आचार्य बालकृष्ण जी से बात हुई। मैंने उनको पूरे आश्वस्त दिया, अगर कहीं नेकपा माओवादी के ऊपर निशाना लगाया गया है, शंका की, डाउट की कोई सुई है तो पूरे इसको हटा दीजिए। हमारी तरफ से पूरे सहयोग है, समर्थन भी है और हमारे तरफ से तो उत्साह के साथ भाग लेने की बात हो रही है। हम अपनी तरफ से भी सुबह की कार्यक्रम का आने की तैयारी कर रहे थे। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा। मैंने इस बारे में काफ़ी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन आगे हरिद्वार से सीधे आचार्य बालकृष्ण जी से, क्योंकि वो नेपाली भी बोलते हैं, नेपाली खून के हैं, आगे स्वामी जी ने बता दिया। तो हमने बात किया, लंबी बात, तो उत्साह के साथ वो लोग आए वास्तव। तो मैंने सोचा था कल शाम किसी भी तरह सुबह कार्यक्रम शुरू होगा, लेकिन कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ। तो दिन में तो एक दिन लेट हो गया, कल से ही शुरू होगा। तो दिन में हमारे एक खबर आया कि कुछ भारतीय चैनलें, स्टार टीवी, आज तक और कुछ प्रिंट मीडिया से भी ये अफवाह जा रही है कि नेकपा माओवादी रामदेव के ऊपर निशाना लगा रहे हैं। इस तरह की खबर आते ही हमारा पार्टी स्तब्ध हो गया। आश्चर्य में हम लोग फंस गए, यह क्या हो रहा है? जब हम उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं, उत्साह के साथ स्वागत भी कर रहे हैं और इसको हम अच्छी तरह समर्थन सहयोग भी कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा खबर आया? तो जल्द ही हमने एक मीटिंग की आयोजना भी की आचार्य बालकृष्ण जी से दिन में, और हमने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और एक पत्र भी वहाँ को भेज दिया गया है आयोजक कमेटी को। शायद पत्र यहीं पर आगे अभी आया है। और मैं अपने भाई कृष्ण जी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि वो पत्र हमने इंडियन प्रेस को भी यहाँ से भेज दिया है
कि माओवादी पार्टी का पूरा समर्थन योग शिविर को है। हाँ। तो जैसे स्वामी रामदेव ने कहा कि सच जो अभी अफवाह आया है वो सच नहीं है, तो ये सच नहीं होते हुए भी क्यों ऐसा अफवाह आया, इसके पीछे हम बहुत गंभीर हैं और इसको गंभीरतापूर्वक अनुसंधान करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम अपनी ओर से भी करेंगे, हम सभी साथियों को भी अच्छी तरह गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने की आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे। स्वयं स्वामी रामदेव जी को भी मैं अनुरोध करूंगा कि ये कहाँ से कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो ये सभी का जिज्ञासा अध्ययन का विषय रहा है। हम अध्ययन करेंगे और सरकार जिसने आज का कार्यक्रम स्थगित किया, करवाया, क्यों करवाया, ये भी एक अध्ययन का विषय है। इसलिए हम आप लोगों के साथ और विशेष करके स्वामी रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जी को ये विश्वास फिर भी दिलाना चाहता हूँ कि नेकपा माओवादी अभी क्रांति 10 वर्ष करके फिर शांति प्रक्रिया में आया है। हमने क्रांति शुरू किया था शांति के लिए। हमारा एक मान्यता है, अपना विचार का मान्यता मैं कहना चाहता हूँ। हम माओवादी हैं। माओवादी लास्ट इसका एंडिंग, लास्ट इसका लक्ष्य, इसका एम शांति है। लेकिन वो शांति हम कैसे देखते हैं, क्रांति के बाद आता है। हमारा मान्यता ये है। इसलिए हम अभी तो बिल्कुल शांति प्रक्रिया में हैं। शांति प्रक्रिया का 1-1.5 वर्ष पार हो गया है। उसमें योग सहयोग करेगा, बिल्कुल योग बिल्कुल सहयोग करेगा इसमें। और हमारे साथी लोग, पार्टी के सभी लोग यहाँ हैं। हम 1-1.5 वर्ष से आगे से हम साथ ही काम कर रहे हैं और व्यवस्थापिका में हैं, अभी संसद में हम हैं, सरकार में गए थे, अभी भी हम साथ साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ कुछ गड़बड़ निश्चित है, क्योंकि नेपाल का पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा अंतर्विरोध में है, अभी बिल्कुल है, क्योंकि ये ट्रांजिशनल पीरियड से आगे बढ़ रहा है। हम नया नेपाल बनाने की संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा विश्वास है इस बीच में स्वामी रामदेव जी आकर योग अभ्यास की एक अभियान छेड़कर हमारा नया नेपाल बनाने का अभियान को भी साथ देंगे। हम ऐसे देख रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे नहीं चाहते, नया नेपाल नहीं चाहते, नेपाल को चेंज नहीं चाहते, नेपाल जैसा पहले था वैसा ही चाहते हैं। शायद वो लोग आचार्य स्वामी रामदेव जी, आचार्य बालकृष्ण जी का योग विज्ञान का शिविर भी चाहते होंगे, शायद अच्छी तरह न चले। ऐसे कौन लोग हैं, हम सब मिलकर पता लगाएंगे और कौन है इसको सार्वजनिक करेंगे। लेकिन मैं अंत में आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हम ये शिविर 5 दिन तक अच्छी तरह चले। हम पूरे सहयोग समर्थन आपको करेंगे और ये नेपाली जनता के चाहना इच्छा मुताबिक होगा और ये अच्छी सफलता, अच्छी निष्कर्ष के साथ इसका कार्यक्रम का एक निष्कर्ष हमको स्वामी रामदेव जी देंगे लास्ट में। हम यही अपेक्षा और उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम है हमारे भाई कृष्ण बहादुर मेहरा जी को। और जैसे ही हम यहाँ मंच पर आए और परस्पर परिचय हो रहा था तो भाई कृष्ण जी कहने लगे, बाबा जी एक भगवान का अंश तो मुझ में भी है, नाम मेरा भी तो कृष्ण से ही शुरू होता है। तो जो है कहीं पर भी भ्रम की स्थिति नहीं। और मैंने इस बात को इसलिए भी कहा कि हमारे प्रति आस्था रखने वाले करोड़ों भाइयों में एक शंका पैदा हुई और बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा और काफ़ी शीर्ष लोगों ने कहा, बाबा आप नेपाल मत जाओ। मैंने कहा क्यों ना जाओ? बोले वहाँ है माओ। ऐसा डर बैठा दिया, उस भय को तोड़ना जरूरी था। और यदि जो है माओ और लेनिन दोनों साथ साथ मिल जाएं तो लोग और घबरा जाएं शायद। तो हम अभी एक संकल्पना के साथ कि जब हम यहाँ आ रहे थे तब हमसे कहा गया कि बाबा नेपाल न जाओ। मैंने कहा भाई चाहे लेनिनवादी हों चाहे मार्क्सवादी हों, लेनिनवाद और मार्क्सवाद
सब मानवतावाद से शुरू होता है, इसलिए जो भी मानवतावादी लोग हैं वो स्वामी रामदेव का कभी विरोध नहीं कर सकते हैं। मैं आपके बीच में आया और मृत्यु से तो ना कभी घबराया, ना घबराता हूं और ना घबराऊंगा। सारा देश और सारी दुनिया इस बात को जानती है कि ये तो कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन बात जब यहाँ से शुरू होती है कि जान को खतरा, तो बहुत से लोगों को एक भ्रम और संशय पैदा होता है और उसको बहुत अच्छे तरह से अपने अभिव्यक्ति से तोड़ा भाई श्री कृष्ण बहादुर जी ने। और अब मैं हमारे एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी माने ए माले पार्टी उसको बोला जाता है, उसके भाई डॉक्टर बंशीधर जी उसके शीर्ष नेताओं में एक हैं। तो उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि वो भी अपना अभिप्राय कुछ शब्दों में यहाँ अभिव्यक्त करें। और खुद क्योंकि खुद एक डॉक्टर भी हैं तो इनमें तो कई साथ में एक बातें जुड़ गई कि ये मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से भी संबद्ध हैं और वो एक डॉक्टर भी हैं, और डॉक्टर होने के साथ साथ जो है वो एक बहुत स्वस्थ समृद्ध और सुखी शांत नेपाल बनाने की संकल्पना से भी जुड़े हैं। तो वो योग के बारे में क्या विचारणा रखते हैं, जरा उनसे भी पूछते हैं। भाई बंशीधर जी। धन्यवाद। मैं सबसे पहले स्वामी रामदेव जी को हार्दिक प्रणाम करता हूं और उनको हार्दिक स्वागत करता हूं इस देश में, काठमांडू में, अपनी तरफ से और मेरी पार्टी नेकपा एमाले की तरफ से। और जैसा कि गुरु स्वामी जी ने कहा और माओवादी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता कृष्ण बहादुर महाराज जी ने स्पष्ट किया, मैं सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, मैं पूरे नेपाल के तरफ से यह कह सकता हूँ बहुत ही दावे के साथ कि स्वामी रामदेव का विरोधी नेपाल में कोई नहीं है, एक भी नहीं, और न ही इनकी योग विचारधारा के विरोधी हैं कोई। और यहाँ के लोग इनके बहुत ही प्रशंसक हैं, समर्थक हैं, इनके अनुयायी हैं। इसीलिए यहाँ के लोगों जिन लोगों में सभी वर्ग सभी पार्टियों के लोग शामिल थे, और ये सारे लोगों ने इनसे निवेदन किया था कि आप पधारें काठमांडू में, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये आज हमारे बीच में है। तो जहाँ तक ये बहुत बड़ी भ्रम पैदा हुई थी, इसके बारे में मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि इससे हम सभी आश्चर्यचकित हुए, हमारी पार्टी के सभी नेता आश्चर्यचकित रह गए। और ये सुरक्षा किस कारणों से नहीं दिया गया या नहीं हो पाया, यह एक अनुसंधान का विषय है, लेकिन इसमें कोई विरोध का विषय या कोई खतरा का विषय नहीं है। मैं पूरी आश्वासन अपनी पार्टी की तरफ से सबसे पहले देना चाहता हूं। मेरे सारे नेतागण विभिन्न पार्टी के यहाँ मौजूद हैं, और जहाँ तक मुझे पता है सभी पार्टियों में माओवादी पार्टी में इन्होंने पहले ही कहा, हमारे पार्टी के जो एक बहुत बड़ी पार्टी है आप सभी जानते हैं, और इस पार्टी के हजारों हजार लोग दैनिक स्वामी रामदेव जी के द्वारा बताए गए टीवी चैनल पर देख करके प्राणायाम करते हैं और इससे लाभ उठाते हैं। और आगे भी अब ये और भी ज़्यादा जोरों से और भी ज़्यादा जो व्यवहारिक रूप से लोग देख पाएंगे, सीख पाएंगे, इससे और भी ज़्यादा फायदा होगी। मैं जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, चिकित्सक हूं, और मेरे जैसे बहुत सारे चिकित्सक स्वामी रामदेव जी के सिखाए हुए प्राणायाम को बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही महत्व से लेते हैं। और यह सही है कि उन्होंने अपनी आयु बढ़ाई है। हम लोग सिखाते हैं, लोगों को कहते हैं कि आप योग करें, और इससे काफ़ी आरोग्य मिला है, स्वास्थ्य मिला है और भविष्य में मिलेगी। उतना ही नहीं, एक बहुत ही बड़ी बात स्वामी जी ने यहाँ आपके सामने कहा है कि हिमालय और नेपाल जो हिमालय प्रदेश का बहुत बड़ा शिखरों से जुड़ा हुआ, और एक कहिए कि हिमालय के ही छत्र छाया का जो मुल्क है, देश है, इसमें जड़ी बूटियों का बहुत ही बड़ा भंडार है। और हम लोग काफ़ी दुखी हैं कि हम लोग उस जड़ी बूटी का सदुपयोग नहीं कर पाते, न उसका प्रशोधन कर पाते हैं, न उसका सही उपयोग कर पाते हैं। आज उन्होंने कहा कि जड़ी बूटी का उपयोग जो है, इससे काफ़ी फायदे होंगे, और ये हम लोगों को यह भी बताएंगे
मैं इसका अत्यंत महत्व से, मैं एलोपैथिक डॉक्टर होते हुए मैं अत्यंत महत्व देता हूं। और मेरा ये मानना है कि जड़ी बूटी जो आरोग्य पैदा कर सकती है वह एलोपैथिक दूसरा केमिकल रसायन नहीं कर सकती, और यह मैंने प्रामाणिक रूप से देखा है। तो इसलिए इस बात से सारे देशवासी, नेपाल को भी लाभ होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसको अत्यंत गंभीरता से अपनी सारी योग्यताओं से अभी तक के मैं जानता हूं। मेरे सामने अत्यंत अनेकों प्रमाण हैं कि जो डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या अन्य कई रोग हों, ये जड़ी बूटी के, सामान्य जड़ी बूटी के, जो बहुत प्रशोधित कैप्सूल भी नहीं चाहिए, जड़ी बूटी के सामान्य चूर्ण और चाय बनाकर पीने से लोगों को पूरे क्योर हुआ, वो स्वस्थ है, मेरे सामने है। मैं अस्पताल भी चलाता हूँ, एक उसका प्रबंध निर्देशक हूँ। 6 सैया का अस्पताल है, मनमोहन मेमोरियल अस्पताल, जो प्रधानमंत्री मनमोहन जी के नाम पर है। उस अस्पताल के मैं प्रबंध निर्देशक भी हूँ, और उस अस्पताल के लेबोरेटरी में मैंने सतत जांच की है, और वो जड़ी बूटी से स्वस्थ हैं, और साथ साथ प्राणायाम भी करते हैं। तो ये प्रमाणिक हो गई है। और ये जो गुरु हैं, ये अब सिर्फ भारत के गुरु नहीं रहे, ये विश्व के योग गुरु हैं। मैं बड़े ही श्रद्धा से कहना चाहता हूँ, मैंने संबोधन में आचार्य जी का नाम नहीं लिया, लेकिन अब मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनको भी स्वागत करता हूँ। ये उनके अत्यंत ही श्रद्धेय आचार्य जी हैं, और नेपाल के खून से जुड़े हुए हैं, नेपाल से जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ी कृपा है कि आप लोग सभी इस देश में आए और यहाँ योग की शिक्षा की पहल की। इसकी सफलता से हम लोगों की सफलता जुड़ी हुई है, और वास्तव में कहिए तो काफ़ी संकोच और लज्जा का दिन आज रहा। हम लोगों की जो ये रुकावट हुई है, इससे हम लोग काफ़ी चिंतित हुए। सिर्फ महाराज जी आहत नहीं हुए, सारे मेरे पार्टी के सभी लोग आहत हुए, हम लोग भी आहत हुए कि ये क्यों रुका, और इससे हमारे मुल्क की, हमारे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आई है। तो मैं सभी से इसका जो कारण का पता लगाना तो है ही, मैं क्षमा भी प्रार्थना करना चाहता हूँ, और आगे के दिन में ऐसी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम लोग सभी अपनी तरफ से प्रयत्नशील रहेंगे, अपने प्रभाव से, अपनी पार्टी के तरफ से इसमें कोई रुकावट, कोई भी बाधा व्यवधान ना आवे, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से दृढ़तापूर्वक जो इसमें प्रयास करेंगे और संकल्प मैं करना चाहता हूँ आपके सामने। वास्तव में योग के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। आज सारी दुनिया मान चुकी है, और स्वामी जी जब नेपाल के धरती पर काठमांडू में उतरे तो इन्होंने जो शब्द कहा उससे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मैं टीवी चैनल पर सुना, और इन्होंने कहा कि इससे जो है आरोग्य, सिर्फ स्वास्थ्य की, तन की आरोग्य नहीं, मन की भी आरोग्यता प्राप्त होगी, और शांति प्रक्रिया में लोग जो है अत्यंत निष्ठा से लगेंगे, और इसकी ज़रूरत है हमें। तो स्वामी जी, मेरा अंतिम वाक्य है कि स्वामी जी ऐसे वक्त पर पधारे हैं जहां हमें ज़रूरत है इनकी, और इसलिए इनका हार्दिक हार्दिक मैं नमन करता हूं, और इनसे प्रार्थना करता हूं कि ये अपना निष्कंटक रूप से शिविर संचालन करें। हम सब इनके साथ हैं, इनके अनुयायी हैं, और इनका स्वागत और सम्मान करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम। और भाई बंशीधर जी, हमारे तो कन्हैया जी को बंशीधर बोलते हैं, और जो है वो योगेश्वर थे, और ये हमारे डॉक्टर साहब का शरीर, इनकी वाणी और इनका आभा मंडल चेहरे का, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो स्वयं एक योगी भी हैं, और योगी होता है वो जीवन में एक सच्चा योद्धा भी होता है। इनके प्रशस्त जीवन के लिए हमारी बहुत शुभकामनाएं, और इस पूरी इस योग यात्रा में और इस पूरे अनुष्ठान में जिन्होंने अपनी निष्ठा व्यक्त की, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं भी। और जड़ी बूटियों के प्रश्न के संबंध में श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी ने आज अपने संवाद में इस बात को रखा है, और हम अपने पतंजलि योगपीठ संस्थान की ओर से मैं एक बात ये सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूँ कि नेपाल देश में जितने भी जड़ी बूटियाँ यहाँ किसान उगाते हैं, उगा सकते हैं, उन सबको खरीदने की जिम्मेदारी पतंजलि योगपीठ लेता है। हमें ज़रूरत है, और यदि यहाँ से आपूर्ति होती है और उससे दुनिया के लोगों को आरोग्य मिलता है, और भारत के, नेपाल के देश की समृद्धि में भी सहयोग मिलता है। हमें हजारों टन दवाइयाँ चाहिए, 1, 2, 10, 20, 100, 200 ट्रक नहीं चाहिए।
तो ये तो एक बात हमारे श्रद्धेय आचार्य जी ने पहले ही इसका उल्लेख किया था, और अब हम बात को बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक निर्भयता का वातावरण यहाँ जो है आज के इस संवाद से बना है, और ये सीधा संवाद अलग अलग टीवी चैनलों के माध्यम से आस्था और यहाँ के नेपाल के और भी हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से करोड़ों लोग तक जा रहे हैं। तो बहुत जो भ्रम और जो शंकाएं थी शायद वो निर्मूल हो गई हैं। और मैं अब जो है हमारे भाई अर्जुन सिंह जी जो केसी जो नेपाली कांग्रेस से हैं, केंद्रीय सदस्य हैं नेपाली कांग्रेस के, और सत्तासीन पार्टी के जो है सदस्य हैं और इस शिविर में भी सहभागी हैं। मैं चाहूँगा कि वो भी अपने 2 शब्द आज के इस संदर्भ में कहें। परम श्रद्धेय गुरु रामदेव स्वामी जी, आचार्य बालकृष्ण जी, मंच में आसीन रहनुभएका मेरा राजनीतिक दल का साथीहरू, ए हिंदी भन्नु थे मैले बिर्सेँ। अच्छा ठीक है। तो उपस्थित आयोजक मंडल के साथी लोग और भाई और बहनों, वास्तव में योग विज्ञान का कोई सीमा, क्षेत्र, धर्म और जात नहीं होता है। योग विज्ञान वास्तविक अर्थ में ये स्वास्थ्य व्यवस्थापन के विज्ञान है। आज वास्तव में ही विश्वव्यापी रूप से तन के स्वस्थता, मन के शांति के जो आधार के रूप से इस भूमंडल में नहीं, विश्व के हर भाग में ये स्वास्थ्य के तंदुरुस्ती रखने के लिए, मानसिक शांति के लिए योग विज्ञान के जो बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, इसका कोई विवाद ही नहीं हो सकता है। इसका कोई किसी राजनीतिक सीमा नहीं है, भौगोलिक सीमा नहीं है, जात और धर्म का सीमा नहीं है। तो इस अर्थ में यहाँ जो दुखद घटना, आज सुबह लगभग 4:15 में मैं भी यहाँ आए थे, एक राउंड लगा के हम यहाँ से चले गए, तो हमके इतने दुख लगा कि क्यों नहीं हुआ। ये बहुत बड़े प्रश्न, हम जब तक लौटते लौटते घर तक नहीं पहुँचा तक हम बहुत चिंतित रह गए और उसके वास्तविकता जानने की बहुत कोशिश की। अब किस कारण से नहीं हुई है ये तो हम लोगों को अनुसंधान करके ही वास्तविकता जनता के सामने भी प्रस्तुत करना है। लेकिन अभी अभी गुरुदेव जी ने कहा ही है कि मैं नेपाली कांग्रेस के तरफ से, खास करके प्रधानमंत्री जी स्वयं वो सुबह हम जब मीटिंग में उनसे मिले तो वो भी चिंतित थे। तो नेपाली कांग्रेस के तरफ से मैं हार्दिक रूप से दुख व्यक्त करना चाहूँगा और क्षमा मांगने की आप सब लोगों से, और स्वामी गुरुदेव का भी जो मन में कोई दुख है तो उसके लिए हम हार्दिक रूप से क्षमा चाहता हूँ कि ये जो हुआ ये नहीं होना चाहिए था। और एक बार ये है। दूसरा, स्वामी रामदेव जी को नेपाल में स्वागत करने के लिए पार्टी के तरफ से तो नेपाली कांग्रेस पूरा अपने ढंग से लगे ही थे। हम तो उसके आयोजक समिति, सलाहकार समिति में भी बैठ के, अब यहाँ बहुत साथी लोग हैं जो उसके तैयारी के लिए हम भी जुटे थे। तो मैं इस सिलसिला में स्वामी रामदेव जी, बालकृष्ण जी और जो व्यवस्थापन पक्ष के लोग हैं उन लोगों से फिर भी आश्वासन देना चाहूँगा कि हमारे तरफ से संपूर्ण रूप से जो आप आज्ञा करेंगे हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नेपाली कांग्रेस उसके लिए संपूर्ण रूप से समर्पित रहेगा। बाकी देखिए, ये जो अफवाह और भ्रम सृजना करने की बातें हुई है, हमें पूरा विश्वास है, जो कृष्ण बहादुर महाराज जी ने भी कह चुके हैं कि माओवादी पक्ष बहुत संयमता के साथ लोकतांत्रिक रूपांतरण होते हुए शांति, सहमति, सहकार्य, सहअस्तित्व के संस्कृत निर्माण करके एक नया नेपाल में युगांतकारी परिवर्तन के लिए वो प्रतिबद्ध एक शक्ति के रूप में है। वो उन लोगों से ये हो ही नहीं सकता। हम सुबह से ही वो कह रहे थे, जो आज उन लोगों को वक्तव्य आया, स्वयं महाराज जी ने कहा, इससे साबित हुआ है कि यहाँ ये जो संक्रमणकालीन अवस्था में हम लोग गुजर रहे हैं, इससे फायदा लेने के लिए
और एक दूसरे के भिड़ाने के लिए, जनता में भ्रम पैदा कराने के लिए जो किसी से भी हुआ है, ये सरकार ने निश्चित रूप से अनुसंधान करके जनता को सामने लाना ही होगा। हम उसके लिए पूरा प्रयत्न करेंगे। अब बाकी गुरुदेव ने जो एयरपोर्ट में कल कहा, दो बात निश्चित रूप में, एक तो हमारे बंशीधर जी ने कहा भी चुके हैं, तन की शांति ही से ही मन की शांति शुरू होगा, तंदुरुस्त से ही मन की शांति और पवित्रता की एक भूमिका आधारशिला तैयार होगा। उसी से नया नेपाल के निर्माण करने के लिए, शांति को संस्थागत करने के लिए, नेपाली जनता का आकांक्षा जो जिस नया नेपाल और शांतिपूर्ण नेपाल की स्थापना के पक्ष में हम जो काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसमें निश्चित रूप से सहयोग होगा। उससे दूसरा बात भी गुरुदेव ने कहा है कि जो पतंजलि पीठ योगाश्रम है हरिद्वार के, उसी के शाखा नेपाल ने भी खोलने की बात जो किया है, वो नेपाल के संपूर्ण नेपाली के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। इसके लिए हम हार्दिक आभार गुरु जी के सामू व्यक्त करते हैं और हम बहुत हर्ष विभोर भी थे उस समय। ये अभी हम जब नेपाल हिमालय के जो पहाड़ के कंदरा हिमाल के खोज में हम जिस हर्बल जड़ी बूटी की बात हम कर रहे हैं, शायद गुरुदेव अगर नेपाल में योगांजलि पीठ के शाखा के रूप में यहाँ नया निर्माण करेंगे तो नेपाली लोग अपने परिश्रम, स्वास्थ्य विज्ञान का प्रयोग, उसके साथ साथ ये जो जड़ी बूटी है वहाँ यहीं भी प्रशोधन करने, यहीं भी प्रयोग करने की संभावना भी काफ़ी रूप से बढ़ जाएगा। ये नेपाली के लिए बहुत सौभाग्य की बात होगा। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े अवसर भी हमें मिलेगा। इसलिए हम ज़्यादा बात करने से इतने ही कहेंगे कि जो दुख तमाम साथी लोगों को, जो 30,000 20-25-30,000 नेपाली लोग जो इस शिविर में योगाभ्यास करने के लिए आ रहे थे, उनमें जो दुख पहुँचे हैं, और तमाम योगी जी का करोड़ों श्रद्धालु भक्तजन जो विश्वव्यापी रूप से हैं, क्योंकि योगी गुरु रामदेव न भारत के हैं न नेपाल के छिमेकी हैं, वो विश्व के एक संपत्ति के रूप में उदीयमान हुए हैं। उनके ऊपर ठेस पहुंचाना, विश्व जनमत को के ऊपर ठेस पहुंचाना है, वो हम अच्छी ढंग से जानते हैं। इसलिए इस देश को, सरकार को नेतृत्व करने वाली पार्टी की तरफ से हम इसको हार्दिक रूप से क्षमा याचना करते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे भ्रम से ये स्थिति उत्पन्न हुआ, वो फिर कभी नहीं होगा। इसका पूरा जो कार्यक्रम है उसमें हमारे तरफ से, हमारे पार्टी के तरफ से स्वयं प्रधानमंत्री जी दुखी हैं। कल हमारे दो बहुत सीनियर मंत्री लोग, वरिष्ठ मंत्री लोग आ रहे हैं। इसलिए हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, नेपाली कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस के जो नेतृत्व में सरकार चल रहे हैं वो पूरा गुरुदेव के साथ में है। इस योगाश्रम, इस योग शिविर को पूर्णता प्राप्त कराने के लिए हमारे संपूर्ण सहयोग, समर्थन रहेंगे। यही विश्वास के साथ आपसे हम विदा ले रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। और अब ये समापन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत संक्षेप में आगे हमारे एक तो भाई श्री माननीय मंत्री राजेंद्र महतो जी, जो नेपाल में जो सत्तासीन पार्टी उसमें मंत्री भी हैं, और नेपाल सद्भावना पार्टी आनंदी देवी की ओर से हैं। 2 मिनट में वो भी अपनी बात कहेंगे। मैंने इसलिए आग्रह किया था सबसे कि हिंदी में बोलने का, कि सबको समझ में आए। वैसे नेपाली एक बहुत ही सुंदर, सरस और वैज्ञानिक भाषा है। और मैंने पढ़ते समय, जब मैं गुरुकुल में पढ़ा करता था तब मैंने नेपाली सीखी थी थोड़ी, अब काफ़ी भूल गया था, दोबारा आ जाएगी। तो नेपाली पण अति राम्रो र वैज्ञानिक भाषा हो, तो भी सबै राम्रो हिंदी में बोल्नु हुन्छ। तो सभी हिंदी में भी अच्छा बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको साधुवाद है कि आप नेपाली तो आपकी मातृभाषा है, आप हिंदी भी बहुत अच्छी जानते हैं भाई। मैं भाई राजेंद्र महतो जी से कहूँगा कि वो भी 2 मिनट में अपनी बात कहें। परम आदरणीय बाबा स्वामी रामदेव जी,
आचार्य जी, मित्रगण, उपस्थित महिला एवं सज्जनगण, महीनों से इंतज़ार था स्वामी जी का इस काठमांडू नगरी में, और उसी इंतज़ार के सिलसिले में आज सवेरे 4:30 बजे मैं आया था इस शहीद गेट के सामने। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि कार्यक्रम नहीं हो रहा है। अब मुझे शौक़ लगा, मैं महीनों से इंतज़ार कर रहा था। मैं स्वामी जी से मिला आज, लेकिन आज से 2-3 वर्ष पहले से मैं इनका योग मैं कर रहा था, और बहुत लाभ भी मुझको मिला है। मैं 19 दिन में 7 किलो अपना वज़न घटाया था। 2-2.5 वर्ष पहले की बात है। तो आज जब कार्यक्रम नहीं हो पाया, स्थगित हुआ, तो ये जानकर काफ़ी दुख हुआ। क्यों हुआ स्थगित, क्यों नहीं हो पाया आज सवेरे का शिविर? अब ये तो बताया जाएगा। अब क्यों आयोजक की ओर से बताया जाएगा, वैसे आयोजक समिति मैं भी हूँ, लेकिन मुझको पता नहीं है क्यों स्थगित हो गया। जो भी हो, दुखद बात है, क्योंकि हजारों हमारे शिविर के सहभागी लोग को परेशानी उठानी पड़े और आकर के उनको लौटना पड़ा। जैसे मैं लौटा, मैं देखा सभी लोग लौट रहे थे। ये दुख की बात है। अब स्वामी जी पूरे दुनिया में इनका मांग है। इनका जो योगाभ्यास है, इससे सिर्फ ये तन की इलाज नहीं होता, मन का भी इलाज होता है। मन की भी शुद्धि होती है, तन की भी शुद्धि होती है। तो नेपाल में भी इनका स्वाभाविक है, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। और ये सुखद क्षण आज आया है। कल से आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल से होगा। और इसका लाभ हमारे नेपाल के लोग, हम नेपाली इसका लाभ उठाएंगे। और हम तो ये भी चाहेंगे कि स्वामी जी का शिविर नीचे तराई की ओर भी जाए, जनकपुर लगाए जगहों पर भी जाए, वहाँ भी शिविर संचालन हो। अब इस पर विचार हो। अब चूँकि स्वामी जी ने कहा बहुत संक्षेप में, तो ये शिविर निश्चित रूप से सफल होगा। इसका भरपूर हम लोग लाभ उठाएंगे। और ऐसे ही शिविर नेपाल में भी स्वामी जी का होता रहे, यही कामना करता हूँ। और इस शिविर की सफलता की भी कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत बहुत साधुवाद हमारे योगी मंत्री भाई राजेंद्र महतो जी को। वो मैंने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तपस्युभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मेभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। तो कुछ भी हो जिंदगी में पहले योगी हो जा, फिर तो योद्धा बन करके जीवन के कर्म क्षेत्र में डट जा। और मुझे जैसा पता लगा कि नेपाल में जब इमरजेंसी में बहुतों को नज़रबंद कर दिया, तो भीतर बैठे बैठे सब कपाली भाती कर रहे थे। सही बात है, मेरी बात के हामिद है भरी है। तो हमारे ये भ्रम तोड़ना बहुत ज़रूरी था। और मुझे एक बहुत प्रसन्नता है आज, भोर का जो क्षोभ है, भोर का जो व्यथा थी, वो आज जो है वो अब प्रसन्नता में बदल रही है। और पूरे देश में एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह पैदा हुआ है। और मुझे लगता है ये 6 दिनों तक नहीं, ये सदियों सदियों तक योग जो है इसी तरह से नेपाल की धरा पर आगे बढ़ता रहेगा। और एक रोग मुक्त, एक भय मुक्त, एक भ्रष्टाचार मुक्त, एक अपराध और हिंसा मुक्त, एक स्वस्थ, समृद्ध और शांतिमय नेपाल का निर्माण होगा। और इस संदर्भ में हमारे जो है अब आज के इस संदर्भ में उद्बोधन देने वाले भाई नारायण जी, नारायण को तो अंत में रखा है हमने इनके क्योंकि एनपी में वो नाम पता नहीं लगता है पूरा। तो भाई नारायण प्रसाद जी साउथ जी को मैं कहूँगा, वो केंद्रीय सदस्य है नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक के। तो मैं इनसे विनोद कर रहा था कि नेपाली कांग्रेस और नेपाली कांग्रेस प्रजातांत्रिक में क्या अंतर है। तो वो बोले बाबा जी, एक डेमोक्रेटिक है और दूसरे के बारे में हम टिप्पणी नहीं करने जा रहे, क्योंकि हम दोनों ही वैसे तो विचारों से काफ़ी करीब हैं। थोड़े भाई भाइयों में जैसे मनमुटाव हो जाता है, ऐसे थोड़ा मनमुटाव हो रहा था। हम चाहेंगे कि ये भी सब एक हो जाएं। हमारे लिए सबके लिए शुभकामनाएं हैं, एक हों, सब नेक हों। और मैं भाई नारायण जी से कहूँगा कि वो भी 2 शब्द अपने आज के संदर्भ में कहें। श्रद्धेय स्वामी जी,
आचार्य बालकृष्ण जी, सभी पार्टी के प्रतिनिधि मित्र, उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और नेपाली जनता की ओर से मैं स्वामी जी का स्वागत करना चाहता हूं, अभिवादन करना चाहता हूं कि वो नेपाल की चिंता लेकर, नेपाल की स्वास्थ्य की चिंता लेकर, यहाँ समस्या तो व्यक्ति के स्वास्थ्य की नहीं है, देश के ही भी स्वास्थ्य की चिंता है, इसको लेकर भी वो नेपाल पधारे हैं। उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसे कि सुबह एकाएक ये कार्यक्रम रद्द होने की, कैंसिल होने की खबर हम लोगों तक पहुंची, हमारे आदरणीय सभापति पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउपा जी तक भी ये खबर पहुंची। इससे सभी नेपालियों को, हमारे पार्टी के सभी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, शुभेच्छुकों को, नेपाली जनताओं को काफ़ी इससे धक्का पहुंचा है। और ये धक्का वास्तव में स्वामी जी ने जैसा कि अभी कहा है कि वास्तव में सुबह का भुला हुआ शाम को घर लौट के आए, तो भुला हुआ नहीं कहा जाता। इसीलिए सुबह जो भी हुआ, सुबह जो भी खराब स्मृति है, वो मुझे लगता है कि स्वामी जी के मानस पटल में, उदार योगी के मानस पटल में वो चीज़ स्थायी रूप से नहीं रहेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ कि वास्तव में योग हमारे ऋषियों से, मुनियों से हजारों साल पहले से उन लोगों ने अभ्यास किया है, उन लोगों ने इसका विकास किया है। इसका विकास व्यक्ति के विकास के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए, ये भारत के लोगों के लिए नहीं, नेपाल के लोगों के लिए नहीं, चीन के लोगों के लिए भी, अमेरिका के लोगों के लिए भी, सारा संसार के लिए, एक मानवता के विकास के लिए इस योग का विकास हुआ है। पातंजलि ऋषि मुनि से शुरू हुआ, सूत्रबद्ध हुआ ये विकास का, योग के विकास का यह क्रम स्वामी रामदेव जी के पुनरागमन से, इस धरा पे पुनरागमन से ये नए सिरे से ये पुनर्संयोजित हुआ है। और आज जैसे कि हजारों वर्ष पहले ऋषियों ने, मुनियों के जमाने में रोग भी पुराने थे, रोग कम थे, आज रोग बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, विकास से नए कीटाणु पैदा हो रहे हैं, समस्याएं नए नए किस्म से आगे आ रही हैं। इस नए किस्म की समस्याओं में जो योगी जी ने, जो रामदेव जी ने नया दृष्टिकोण के साथ, वो भी एलोपैथी के साथ प्रतिस्पर्धा करके विज्ञान के पुराने जो योग के तत्व हैं उनको आत्मसात करते हुए, जैसे योगी जी इस योग का शिविर संचालन करने के लिए यहाँ आ रहे हैं, उससे वास्तव में हम लोग, हमारी पार्टी वास्तव में राजनीतिक पार्टी मात्र नहीं है कि नेपाल का पूरा नागरिक समाज जो है अंतर हृदय से सम्मोहित है, खुश है, और इसको हम अभ्यास के रूप में आगे ले जाना चाहते हैं। वास्तव में आदमी के शरीर का ही मात्र अभ्यास नहीं है ये योग वास्तव में शरीर से ऊपर उठ के मन की चिंता का, भावना का वास्तव में विकास करने के लिए भी ये योग आदमी के मन को स्थिरता देता है, शांति देता है, स्वास्थ्य देता है। और ऐसा योग का जो हजारों लोग अभ्यास करने के लिए मेची से महाकाली तक जैसे यहाँ आए थे, सुबह बेचारे सभी लोग निराश हुए योगी जी के आगे, योगी जैसे संत के आगे। वास्तव में उनके जीवन को खतरा है, वो भी नेपाल में, जहाँ की सभी लोग योग को सम्मान करते हैं, योग की पूजा करते हैं। इस देश में उनके योग को खतरा है करके जैसे सरकार की ओर से ये कदम आया, सरकार ने इसको स्थगित करने के लिए कहा, ये वास्तव में छानबीन का विषय हो सकता है कि किस सूचना के आधार पर, किस आधार पर उनके इस कार्यक्रम को प्रशासन ने रद्द करने के लिए पहलकदमी उठाया। ये हम लोगों के देश के लिए भी वास्तव में लज्जा के विषय हुआ है। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अब बीती पर हम लोग नहीं जाते हैं, और इस शिविर को हम लोग सभी राजनीतिक पक्ष के लोग भी इसमें शामिल होंगे, और नागरिक समाज भी शामिल होगा, जनता भी शामिल होंगे, और हम लोग समान रूप से इस शिविर को सफल बनाने के लिए अपनी ओर से पूरे का पूरे तन मन धन से हम लोग सहयोग करेंगे। और हम स्वामी जी का पुनः स्वागत करते हुए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि ये शिविर पूरी तरह से सफल होगा, और वो ये शिविर वास्तव में योगपीठ का एक
कार्यालय, एक यहाँ शिविर वो स्थायी रूप से यहाँ संचालन करेंगे और नेपाल के प्रति उनका स्नेह, उनका सद्भावना जो है उसको निरंतर आगे बढ़ाएंगे और उसमें अभिवृद्धि होगी, इसकी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल। नारायण जी ने तो ऐसे अपने उद्गार व्यक्त किए कि जैसे इनके भीतर से स्वयं भगवान बोल रहे हो। बहुत बहुत साधुवाद। और इस पूरी इस योग की परंपरा में जैसे मैंने कहा था कि कुछ टीवी चैनल्स का नाम मेरी जुबान पर था, लेकिन सभी हमारे, चाहे वो कांतिपुर चैनल, चाहे चैनल नेपाल, चैनल वन और सागर गाथा, इमेज चैनल और सागर माथा और इमेज चैनल और नेपाली टेलीविज़न, सभी को हम हृदय से साधुवाद देते हैं। और साथ में ही यहाँ कांतिपुर और अन्नपूर्णा पोस्ट, गोरखपत्र समाचार पत्र, राजधानी और हिमालयन टाइम्स, नया आवाज़ और नेपाल समाचार पत्र सहित द हिमालयन टाइम्स, काठमांडू पोस्ट और राइजिंग नेपाल सहित तमाम यहाँ के मीडिया के भाइयों को भी साधुवाद है कि इस योग के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने में सहभागी बने हैं। और मैं आचार्य जी से भी दो प्रासंगिक शब्द कहने के लिए आमंत्रित करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अब सारी शंकाएँ, सारे भ्रम निर्मूल हो चुके हैं और इस योग के बहुत से, इस योग के इसके साथ में बहुत से अध्याय जुड़ेंगे। उसमें मैं समझता हूँ कि भारत नेपाल मैत्री को भी एक नया बल मिलेगा और हम एक और नए युग की शुरुआत करेंगे। श्रद्धेय आचार्य। जैसा भी हम सब ने देखा और सुना, वास्तव में यहाँ पर जो विराजमान हमारे 5 जो नेतागण हैं, ये पूरे नेपाल का प्रतिनिधित्व करते हैं विभिन्न पार्टियों के माध्यम से। और आज ये जो संवाद था, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि एक नए इतिहास का और नई सृजना का ये प्रारंभ था। राजनीतिक मान्यताएं में उसमें भिन्नता हो सकती है और पार्टियों के अपने सिद्धांत हो सकते हैं, परंतु अभी आप सब ने देखा योग को लेकर के, योग मिशन को लेकर के कहीं कोई भ्रम और भिन्नता नहीं है। यह आज सार्वजनिक रूप से और पूरे इस प्रांगण से पूरे विश्व के अंदर आज नेपाल देश के द्वारा यह जो प्रकट किया गया है, संदेश जो गया है, अपने आप में वह इतिहास का सृजन है और ऐतिहासिक पृष्ठों में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। मैं यही कह सकता हूँ। निश्चित रूप से योग एक ऐसी छत्र है जिसके नीचे जो भी पहुँचता है सभी शांति, आनंद और निरामय जीवन की प्राप्ति करते हैं और सारी दुनिया योगमय हो। और नेपाल जो ऋषियों की, तपस्वियों की जो जन्मभूमि रही है, यहाँ संतों ने जो तपस्या की है, वो उनका जो असर है, उसका जो प्रभाव है, आज पूरे विश्व ने देख लिया। नेपाल के प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हो, चाहे समाज के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो, हर व्यक्ति उस मिशन से, उस योग विद्या से जुड़ा हुआ है और हर कोई योगमय जीवन जीते हुए संपूर्ण नेपाल को योगमय देखना चाहते हैं। नेपाल के अंदर सुख, शांति, समृद्धि और देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो आज इस संवाद के क्षण में पुनः यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे माननीय, सम्माननीय विभिन्न पार्टी के जो नेतृत्व करने वाले नेतागण सहित हमारे शिविर के आयोजक और यहाँ पर विभिन्न मीडिया के, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे भाई बहन और हमारे योग शिक्षक और जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और जो कल से योग शिविर यहाँ पर लाभ लेने वाले हैं, सबको मैं हृदय से धन्यवाद इस रूप में करता हूँ कि आपकी धैर्य, आपकी शांति, प्रातःकाल थोड़ी सी कठिनाई होने पर भी धैर्य भी देखने लायक था। जो तपस्वी होता है, जो योग के प्रति निष्ठावान होता है, वही धैर्यवान होता है। वो धैर्य आपने प्रातःकाल दिखा दिया था। निश्चित रूप से आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। कल प्रातः काल से यह सत्र विधिवत प्रारंभ होगा। जो भ्रम और संशय थे, पूरे देश के अंदर नहीं पूरे विश्व के अंदर एक जो भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, उसका अभी
यह निराकरण हो गया है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के इस योग का अनुष्ठान करेंगे। हम सब मिलकर के इस भूमि को, इस ऋषि भूमि को, इस योग भूमि को पुनः योगमय बनाएंगे। श्रद्धेय स्वामी जी के अनुगामी बन करके इस देश को, इस विश्व के विश्व पटल पर योग की स्थिति पर हम एक स्वरूप और एक उनका अपना पहचान दिलाएंगे और आदर्शमय बनाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। एक आदर्श राष्ट्र बने नेपाल, उसके लिए संकल्पना और अभिव्यक्ति की श्रद्धाचर्य ने, और समापन पर मैं एक जो हमारे अंतर की हृदय की एक तमन्ना थी, हमने पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट यूके भी बनाया। पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हमने यूएसए में भी अभी हमारा चल रहा है उसका भी कार्य। लेकिन यूके और यूएसए का जो पतंजलि योगपीठ है, ठीक है, वहाँ पर हम काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन मुख्यतः हमने जो पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट हरिद्वार में जो बनाया, वो विश्वविद्यालय की पूरी एक बहुत बड़ी संकल्पना है और पूरे विश्व की चिकित्सा व्यवस्था को एक बहुत सकारात्मक दिशा देने की एक प्रयत्न है। लेकिन मैं एक दूसरी बात कह रहा था कि पतंजलि योगपीठ यूके और यूएसए हमने बनाया था। उस पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट भारत को हेल्प करने के लिए, वहाँ से डोनेशन कलेक्ट करके हिंदुस्तान में लाने के लिए। यहाँ जो हम एक ट्रस्ट बनाने जा रहे थे, पतंजलि योगपीठ नेपाल, वो हम यहाँ से पैसा ले जाने के लिए नहीं, यहाँ पैसा खर्च करने के लिए बनाना चाहते हैं। माने यहाँ बने और यहाँ के लोगों का आरोग्य बढ़े और यहाँ खुशहाली आए। तो मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे मंत्री जी भी उस जो है भाई महतो जी यहाँ पर हैं, और जो है पतंजलि योगपीठ नेपाल नाम की जो संस्था हम यहाँ बनाना चाहते थे, उस संस्था के लिए हमारे मंत्री जी ने जो है वो अपनी स्वीकृति दी है। तो मुझे लगता है हमारे जाने से पहले वो संस्था यहाँ तैयार हो जाएगी और आगे उस पर बहुत विराट रूप से हम काम करना चाहेंगे। और ये जो शिविर है, इसका यहाँ पर आने वाले 25-30 हज़ार या 50 हज़ार 1 लाख भाई बहनी लाभ नहीं लेंगे। मैं चाहूँगा कि आपके मित्र, आपके संबंधी और जो भी अभी भी आस्था के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन तमाम दर्शकों से भी मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि प्रतिदिन सुबह 5 से 7:30 8 बजे तक भोर में, और जो सुबह कार्यक्रम होगा उसका विशेष प्रसारण शाम को भी 8 से 9 के बीच होगा। तो पूरे देश और दुनिया के भाई बहन इस कार्यक्रम से लाभान्वित हों और करोड़ों लोगों को आरोग्य मिले, आत्मिक शांति मिले। इसी संकल्पना के साथ मैं, यदि कोई एक दो कोई छोटे से प्रश्न हो, क्योंकि वक्त बहुत हो चला है और कल भोर में आकर के यहाँ सबको योगाभ्यास भी करना है, कोई हमारे पत्रकार भाई कोई एक दो प्रश्न खास करना चाहें तो उनके लिए मैं कहूँगा कि वो नीचे से अपनी बात पूछ सकते हैं। नीचे माइक होगा, माइक से जो है अपना प्रश्न पूछें तो उचित होगा, जिससे कि सब सुन सकें। जी भाई बोलिए बोलिए, चालू है माइक। हम कांतिपुर दैनिक से हैं जी भैया। मेरा ये प्रश्न है, आपने जितने मुल्क में अभी तक शिविर चलाया, ऐसे नेपाल के जैसे कभी कहीं ऐसे वो घटना से कभी स्थगित हुआ था और नहीं, ये और ये पहले घटना क्या है? नहीं, घटना तो ये पहली है इस तरह की, लेकिन ये भी अच्छा हुआ। बहुत से लोग तो मुझसे ये कह रहे थे, बाबा जी अब तो अपना बोरिया बिस्तर बांधो और जाओ यहाँ से। लेकिन मैंने कहा भाई मैं जो है आया हूँ तो मैंने कदम आगे बढ़ाए, तो ज़िंदगी में कदम पीछे नहीं हटाए, शिविर करके ही जाऊँगा, और हो गया ये काम। इसलिए पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ, लेकिन अब समाधान हो गया। इसलिए मैं चाहूँगा कि अब इस पर या एक दिन बढ़ेगा और ये 5 ही दिन में क्या होगा? मेरा विचार है कि 5 दिन तो हम रहेंगे ही। अभी हमने कोशिश की, हमारे इसके बाद में जापान का प्रोग्राम था, मैंने कहा है कि एक दिन आगे की उसकी डेट बढ़ा दी जाए। तो यदि मेरा जापान का प्रोग्राम एक दिन आगे बढ़ गया तो मैं पूरे 6 दिन रहूँगा। थैंक यू। मुझे लगता है प्रश्नों का सब समाधान हो चुका है। अब तो समापन करते हैं प्रार्थना के 2 शब्द बोलते हुए। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु, ओ बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरस। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से। सत्य ज्ञान का पहला गहना, सत्य ज्ञान का
पहला गहन कड़वा बोल कभी ना कहना, कड़वा बोल कभी ना कहना, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो आत्म उद्धार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। और एक बार फिर से सभी आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद करता हुआ और श्रद्धेय आचार्य श्री से कहूँगा कि उनको सबको विज्ञान की कसौटी प्रयोग और आश्रम का जो पूर्ण साहित्य है वो उनको प्रदान करते हुए आज से यहाँ से सब प्रस्थान करेंगे। प्रचंड जी के लिए भी एक देंगे। और अंत में जो है मुक्तिनाथ और पशुपतिनाथ के तीर्थों की धरा जिसको प्रणाम करते हैं पूरा विश्व मानस, इस धरा को पुनः हृदय से प्रणाम करता हुआ यहाँ से सब प्रस्थान करते हैं। कल मिलने के लिए भोर में सुबह 5 बजे।